जय हिंद साथियों, स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। आज फिर लेकर आया हूं मैं जबरदस्त क्वेश्चन। तो अभी भविष्य में आपके सामने जो भी इस भविष्य में जो आने वाली एग्जाम, आगामी एग्जाम के लिए हम क्या करें, हम पढ़ेंगे सामान्य क्वेश्चन। और सामान्य क्वेश्चन वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चन पर लगातार काम कर रहा हूं और आपके सामने रोज एक से एक नए 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यह एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तो मेरिट लिस्ट के बारे में बताऊंगा। सामान्य ज्ञान 15 नंबर का होता है, विज्ञान 15, साइंस और गणित 15 नंबर का होता है, और जो तर्क शक्ति वो भी 5 नंबर का होता है। तो ये सभी आपको मतलब स्टेप के पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस के रूप में पढ़ना है। तो आपको सिलेबस में फोकस करना है और उसके अनुसार इस पे पढ़ाई करना है। तो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का एक ही लक्ष्य रहा है शुरू से, हर कदम वर्दी की ओर, हर कदम वर्दी की ओर। बताना चाहूंगा, जैसे पृथ्वी डिफेंस अभी फिजिकल में नंबर 1 है, वैसे ही बहुत जल्दी आपके सामने आ रहे हैं रिटर्न में भी नंबर 1 बनने। और अब आप फटाफट से अपनी OMR सीट लेकर बैठ जाइए। OMR सीट अपने सामने लेकर बैठ जाइए। जी हाँ, ये OMR सीट है जो कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में जो स्टूडेंट है उनको यहाँ दे दी गई है। और जो एकेडमी पे नहीं है वो हमारे लिंक पे जाकर यहाँ से OMR सीट निकाल लीजिए। OMR सीट आप निकाल कर रखिए। OMR सीट से फायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा और इसमें आपका ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप गोले भरते हो तो गोले भरने में कुछ गड़बड़ ना हो, किसी टाइप से आप गड़बड़ कर रहे हो तो आप अगर लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा समय बच पाएगा। जहां आप क्वेश्चन 30 मिनट में करते हो वही क्वेश्चन आपके सामने 25 मिनट में हो जाएंगे। तो अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप जल्दी से OMR सीट लेकर बैठिए और OMR सीट पर रोज काम कीजिए। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। जय हिंद अंकित, राम, कुलदीप, कुश, बिल्कुल स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। और अपने मित्रों से भी कहिए कि फट से जुड़िए, और हाँ, उनसे कहिए भी सही कि जीएस के वो क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में कई बार 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 पूछे गए हैं। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ जल्दी से। अब आपके सामने धमाकेदार एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि वर्ष 1909 में क्रांतिकारी संगठन बना था। उसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, परींद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी दास, किन्ने की थी इसकी स्थापना? कुलदीप, अंकित, राम शंकर, कमांडोज, बिल्कुल। जय हिंद। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, परींद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी दास, किन्ने की थी? जिन कमांडोज का आंसर विनायक दामोदर सावरकर रहा है वो बिल्कुल सही रहा है। विनायक दामोदर के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, पर बताऊंगा कि विनायक दामोदर जी रहे वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी, शांति चैतन्य, तेजस्वी टाइप के एक व्यक्ति और बहुत बड़े क्रांति के रूप में उभर कर सामने आए थे। क्योंकि जो भविष्य में युद्ध होने वाले थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब के अनुसार यहाँ युद्ध होने वाले थे। तो इनका जो जन्म हुआ था मई 1883 में बॉम्बे में हुआ था। इनके पिताजी की और माताजी की मृत्यु इनके 9 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। अब इनके जीवन में कुछ मतलब जो संघर्ष की बातें होती ना, वो संघर्ष की बातें यहाँ से होती है। क्या संघर्ष देखते हैं लोग? संघर्ष यहाँ से होता है कि 9 साल में माता पिता का गुजर जाना, उसके बाद में भी फिर क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आना। 1901 में इन्होंने मैट्रिक पास करी और 1904 में इन्होंने एक मित्र मेला लगाया। और मित्र मेला यहाँ था, वहां मित्र मेला इससे संबंधित था जहां सब क्रांतिकारी मिलकर एक संगठन बना सके और हमारे देश को जल्दी से आजाद करा सके। तो जिन कमांडो ने विनायक दामोदर सावरकर दिया है वो बिल्कुल सही है। और विनायक दामोदर जो रहे यह एकमात्र ऐसे रहे जिन्हें विश्व में दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
1909 और 1910 यहाँ पर ये 2 बार जेल गए और 1910 में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, 1911 में भी इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्हें 1911 से 1921 तक सेल्यूलर जेल में रखा गया। ये सेल्यूलर जेल वही है जिसके बारे में मैंने बताया था, काला पानी की सजा, यहाँ पर इनको रखा गया था। और इसके बाद यह 1921 में वहां से वापिस सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक की रिक्वेस्ट पर ये वापिस छोड़कर आ गए थे। और इनके द्वारा कई क्रांतियां में इन्होंने कई क्रांतियों में भाग लिया और 1966 में इनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी है, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी? महात्मा बुद्ध के बारे में जैसे बता चुका हूं मैं कि इनका जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जगह पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिताजी का नाम सिद्धोधन था, माताजी का नाम महामाया था, इनकी पत्नी का नाम इनकी पत्नी इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के लिए कड़ी तपस्या करी, क्योंकि इनके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। इन्होंने मतलब कुछ चीजें ऐसी देख ली जिसके कारण यह बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और बौद्ध धर्म आने से ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा हीन पहुंची। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बताया था, उसमें बताया था वेद, और वेद में बताया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण की सबसे ज्यादा प्रचलन में था और इस कारण से कोई दूसरा धर्म उभर कर सही सामने नहीं आ रहा था। तो वहीं पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म ये सामने उभर कर आए थे। तो यहाँ पर उस धर्म को, ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला जो धर्म था वह बौद्ध धर्म ही रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो बोध गया है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी 5 मुख्य समितियां हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का पहला सम्राट सभी को पता है, उम्मीद है मुझे कि सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि मैंने बताया था। तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहदत्त या शतधनत्व? शतधनत्व कौन रहे होंगे? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहदत्त या शतधनवक? तो इसके जो पहले जो रहे थे वो कौन रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो किसकी सहायता से आए थे? चाणक्य की सहायता से बनकर सामने आए थे। और दूसरे जो रहे थे बिंदुसार, और तीसरे विश्व विजेता या विश्व का सम्राट जो कौन थे? अशोक। विश्व का सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जो कलिंग युद्ध से सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रचलन में प्रसिद्ध हुए। वैसे भी उनके कई सारे युद्ध है। तो इसका जो अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, तो मुझे सही आंसर की उम्मीद करता हूं आपसे। आदर्श, रजत, बिल्कुल जिन कमांडो का आंसर सी आया है बृहदत्त, वो बिल्कुल सही है। बृहदत्त की मृत्यु उनके सेनानायक पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई और एक नए वंश की उत्पत्ति हुई, शुंग वंश की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर सभी घूमना जानते हैं और सभी को घूमना पसंद है। तो आज हम चलेंगे सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ जाने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? जी हाँ, 20% कमांडोज हमारे यहाँ पे से, जो सोमनाथ जहां है वहीं से 20% कमांडोज वहां से है। तो उम्मीद करता हूं कि उनका आंसर बिल्कुल सही आए। मैं देख रहा हूं कमेंट में जिनका अभी आंसर बिल्कुल सही सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने करवाई थी और इस पर 17 बार आक्रमण किया गया था। कितनी बार? 17 बार इस पर आक्रमण किया था। पर इस पर जो भयानक आक्रमण हुआ था 1025 में मोहम्मद गजनवी द्वारा किया गया था, जो पूरे मंदिर को खत्म कर दिया गया था। पूरे मंदिर को मतलब एक दीवारें इसकी मतलब हटा दी गई थी, मतलब तोड़ फोड़ कर दी थी। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत पूरा ये मंदिर सोने से बना हुआ था, जो पूरा यह लूट कर ले गया था। बढ़ते, उसकी संपत्ति भी लूट ली और उसे नष्ट कर दिया गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के पहले
राज कौन थे, पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था? यह शासक जो था संगमा वंश का था। संगमा वंश का था। 1336 से 1646 तक यह रहा। लगभग 310 साल इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और विजयनगर की राजधानी जो थी वह थी हम्पी। तो इसका जो मुख्य शासक रहा कौन? बुक्का, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर या रामदेव राय? पंकज चौधरी, सर्वेश, निखिल, रजत जी, जी कमांडो बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जिन कमांडो का आंसर हरिहर आ रहा है यह बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, पर जो साम्राज्य की गद्दी पर सबसे पहले जो बैठे थे वो हरिहर जी थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी हुई है? यहाँ भारत के कितने राज्यों से जो भूटान है यहाँ पर कितने राज्य की सीमा रेखा को छूता है? तो 2, 3, 4 या 5? और बताना चाहूंगा कि भारत को सात देश की सीमा रेखा स्थलीय रेखा से छूती है, और जल तरफ से अगर छूती है तो वो श्रीलंका छूता है। तो अभी यहाँ पर भूटान से छूने वाले राज्यों की बात आई है, तो इसका सही आंसर जो आएगा असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जिन कमांडोज का आंसर सी आ रहा है, जिन कमांडो का आंसर सी आ रहा है, चेतन, पंकज, रोहित, रजत कमांडो जी बिल्कुल हमारी 7 दिन की पीटी में उन कमांडो को ऐसे तैयार करते हैं कि अगले दिन जब वो राजू सर क्या शुभम सर के साथ जाए तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो। बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध, टिहरी बांध के बारे में पूछा है। टिहरी बांध के बारे में पहले बता चुका हूं मैं कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह यूके यानी उत्तराखंड में है। तो यह कौन सी नदी पर है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या गग्गर? आपके सामने टिहरी बांध दिखाया गया है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? पंकज, सर्वेश जी बिल्कुल भागीरथी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक? असम में सबसे ज्यादा चाय, चाय अगर पीना है भैया तो असम की चाय बहुत सुपर है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक को मैसूर नाम से प्रचलित है। जिन कमांडोज का आंसर बी आ रहा है वह बिल्कुल सही है, केरल। तो रबड़ से बताना चाहूंगा कि रबड़ जो है विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ जो पाया जाता है वह अमेरिका में पाया जाता है प्रथम नंबर पे, और भारत में चौथे नंबर पे रबड़ पाया जाता है। जो यहाँ पर एक पेड़ होता है और पेड़ में से, पेड़ की पत्तियों में से दूध निकलता है और उस दूध को वह रबड़ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और रबड़ से याद आया कि हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी ने अभी हाल ही में एक रबड़ के टायर वाला वीडियो डाला है, उसे आप जरूर देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड? ये हिमालय में है, हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है, पहली कहानी। दूसरा, यह पीर पंजाल में एक हमारी सबसे लंबी सुरंग भी बताई थी जो कि 11.215 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी में ही यह सबसे लंबी सुरंग आती है जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। रंजीत सिंह कमांडो बिल्कुल सही है और सर्वेंट कमांडो भी बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर सही आंसर है। विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन बना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यह एक संगठन बना है और इस संगठन में एक सिस्टम लेकर आए थे कि भैया हमें मौसम की जानकारी निकालना है और हर व्यक्ति मौसम से रूबरू रहे। तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसकी स्थापना कब करी थी? मार्च 1950 में की थी। तो मार्च से मैंने 2 ऑप्शन आपके सामने हटा दिए हैं, अब 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। बिल्कुल मुझे 2 आंसर के आप जवाब दे सकते हैं। तो 23 मार्च जिन कमांडोज का आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो 23 मार्च 1950 को इसकी शुरुआत की गई थी, कहां? इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और इसे पूरी तरीके से चालू कर दिया गया। जैसे आज हम मोबाइल में देख लेते हैं कि भैया आज ठंडी कितनी डिग्री है, इतनी डिग्री है, या आज पानी इतना है, तो यह डिग्री जो हमें पता चलता है वो मौसम विज्ञान से ही पता चलता है। तो यह कब मनाया था? 23 मार्च को। और 23 मार्च को सभी कमांडो से उम्मीद करता हूं कि 23 मार्च को एक दिवस और कौन सा मनाया जाता है, मुझे कमेंट जल्दी से कमेंट में बताएं ये कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप सही में मतलब आप उम्मीद करते हैं कि हाँ यार हम बिल्कुल कमांडो बनना चाहते हैं और तो हमें जानकारी होना चाहिए। एक दिवस और मनाते हैं 23 मार्च को हमारे शहीदों की याद में। कौन सा दिवस मनाते हैं? एम आर तिवारी शहीद दिवस। वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी कमांडो से उम्मीद करता हूं कि अगली बार मेरे हर क्वेश्चन मतलब मेरे जो क्वेश्चन है उसका जवाब सभी से आए। धुबरी फुलवारी पुल, धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। यह अभी प्रस्तावित है, जब यह बन जाएगा यह भारत का सबसे लंबा पुल गिना जाएगा। तो यह किस नदी पर है? गंगा नदी पर, ब्रह्मा नदी पर, सतलुज नदी पर या हुगली नदी पर? बिल्कुल, धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या हुगली? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसके बारे में बता चुका हूं बहुत कुछ कि इसकी लंबाई 2525 है और यह अलकनंदा से गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इस पर भी सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। इसका जो सही आंसर जो बताएंगे मुझे, इसका जो सही आंसर है बी ब्रह्मपुत्र, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ब्रह्मपुत्र का बताऊंगा अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर के रूप में उभर कर सामने आए। सामने आने का कारण ऐसा नहीं, उसके पीछे छुपी मेहनत। अगर आपको रियल में संघर्ष से रूबरू होता है, संघर्ष में रूबरू होना है, आपको देखना है कि यार संघर्ष क्या होता है, तो आप सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़िए और उसे देखिए, आपको पता चलेगा संघर्ष क्या होता है। मास्टर ब्लास्टर ऐसे ही नहीं कहे गए, वो विश्व क्रिकेटर के रूप में ऐसे ही नहीं जाने गए, वो उन्होंने भी बहुत संघर्ष करा है। तो इसका जो सही आंसर है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, क्या है इसका सही आंसर? किसके विरुद्ध सचिन तेंदुलकर जी ने शतक ठोका था? 100वां शतक। अरब, रोहित, अरब, जय हिंद। इसका जो भी आंसर बांग्लादेश दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील मीठे पानी की झील, तैरती एकमात्र विश्व की तैरती हुई झील के नाम से भी इसे जानते हैं। यह किस जगह पर स्थित है? केरल, उत्तराखंड, मणिपुर या राजस्थान? लोकतक झील, जैसे कि मैं कुछ पश्चात मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था झील का, वहां पर कुछ झीलों के बारे में बताया था जिसमें मैंने लोकतक झील के बारे में भी बताया था। जैसे पंकज जी बता रहे थे मणिपुर, मणिपुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह मीठे पानी की झील है और एकमात्र विश्व की तैरती हुई झील है और यह झील कहां पर है? मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, और इम्फाल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? आपके सामने लक्षद्वीप है, जहां मैप में भी देखते हैं तो हमें अरब सागर साइट यह दिखाई देता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। उम्मीद है कि मैंने जो पिछली बार बोला था कि भैया लगभग 28 राज्य की राजधानी और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राज्यों की राजधानी भी आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो इसकी जो राजधानी कहाँ है? कवारती।
तो यह कहाँ है, ये पूछा, क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये कहाँ पर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में, तो यह किस जगह पर है, जल्दी से कमेंट में बताए कहां पर है। हिंद महासागर बता रहे हैं रजत सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन रहे। अगर मैं यहाँ बोर्ड पे से हटा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति कौन है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या नरसिंह राव, कौन रहे जी, कमांडो बताइए। बिल्कुल ए आंसर बता रहे हैं रोहित पंकज आईपीएस जी, बिल्कुल इसका मनमोहन सिंह जी, बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह जी का जो काल रहा वो 2004 से 2014 तक इनका शासन काल रहा। यह भारत के एक बहुत बड़े कृषि मंत्री के रूप में सामने आए। यह मतलब कई नेता, मतलब कई ज्यादा से, मतलब कई जो अभी तक जो प्रधानमंत्री बने थे उन सब में सबसे ज्यादा उभर कर आए। सिर्फ ये नहीं बोले कभी भी, पर इनका काम हमेशा बोला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे छोटा डेल्टा, छोटा नहीं बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मेकांग डेल्टा या लीना डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है आपसे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मेकांगो डेल्टा या नीला डेल्टा। तो यह जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा के बारे में जैसे बता चुका हूं मैं कि यह जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन इसे इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो वन की प्रजाति है उनका नाम सुंदर है, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होता है, तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होता है। कश्मीर में, पश्चिमोत्तर पहाड़ियों में, केरल में या गोवा में। केसर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है। ये आपके सामने केसर है। केसर मानसिक स्थिति और अपनी स्थलभद्र मतलब स्थलिक मतलब ये सेव मतलब हमारी बॉडी को हष्ट पुष्ट करने में ज्यादा उपयोगी माना जाता है। फिर होने वाले बच्चे के लिए भी केसर बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल जिन कमेंटों का आंसर कश्मीर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि कश्मीर में मैंने श्रीनगर के बारे में बताया था। श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, अशोक ने करी थी। सम्राट अशोक द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है। असम में, मेघालय में, मिजोरम में या मणिपुर में। यहां पर एक नृत्य होता है लेहो नृत्य। ये बड़े चाव के साथ मनाते हैं। इनके हर त्योहार के दिन यहाँ बड़े चाव से ये नृत्य करते हैं और मनाते हैं। या इस टाइप के जैसे इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं या जिन टाइप से इन्हें होलिया बना रखा है इस टाइप से यहाँ पहनते हैं। जिन कमांडोज का आंसर बी आ रहा है वह बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। मेरी अभी तक के जितने सेशन रहे ऐसा एक भी सेशन नहीं रहा जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आया। मेरे हर सेशन में कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का नाम आया। आज फिर सुभाष चंद्र बोस आपके सामने आ गए हैं। तो इनका जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है, दिल्ली, पटियाला, कोलकाता या मुंबई। जी बताना चाहूंगा कि 1930 में ये यहाँ पर सूबेदार बनकर आए थे और उसके बाद इन्होंने यहीं पर कई बार यहाँ पर इनके नाम से एक जेल बनी हुई है सुभाष जेल, जिसका नाम सुभाष जेल रख दिया गया है। वहां पर उस जेल में ये कई बार रहे। इस चक्कर में मतलब उसी को देखते हुए यहाँ पर इनके नाम से कोलकाता में बोस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, इसको बनवाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले
इससे इससे पहले इस हवाई अड्डे का नाम दमदम हुआ करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र। जी कमांडो बताइए, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका आपके सामने है, ऊपर यूरोप है, यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और अफ्रीका दूसरे नंबर का है। तो ये कहां पर है? इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या मिस्र? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो नाइजीरिया में है। इसकी राजधानी अवेबा है। इसकी मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसका सही जो आंसर बता रहे हैं नाइजीरिया, वो बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे जनसंख्या पाई जाती है जो मिस्र में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग, सर ये दिख रहा है आपके सामने, तो यह कहां होता है सबसे ज्यादा? भारत, जापान, चीन या इंडोनेशिया? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात, जैसे भारत का बताया था, तो भारत में जो होता है वो चाय सेकंड नंबर पे होता है और चीन फर्स्ट नंबर पे होता है। जैसे कागज का बताया था तो वो भी चीन में सबसे ज्यादा होता है। जापान में तकनीकी सेवाएं ज्यादा होती है और इंडोनेशिया में भी कई तरह के उद्योग होते हैं। इसका सही आंसर मुझे कुछ कमांडो बता रहे हैं, डी, बी, ए। चेतन यादव जी, चेतन, नितेश यादव जी, बिल्कुल जिन कमांडो का आंसर सी आ रहा है चीन, वो बिल्कुल सही है। चीन अपने कई उद्योग में सबसे आगे है, जैसे लोहा उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, कई उद्योग में यहाँ आगे है। और बताना चाहूंगा कि गन्ने में चीन दूसरे नंबर पे, जबकि ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लेखक कौन थे? तो बताना चाहूंगा कमांडोस कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य कहा जाता है। तो वह प्राचीन के चाणक्य को, जो प्राचीन काल में अगर आपसे अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो चाणक्य से संबंधित है। और अगर आपसे अभी भविष्य का पूछा जाए कि मतलब आधुनिक का अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। लगभग 1776 में इन्होंने यह बुक लिखी थी। जिन कमांडोज का आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ, रोहित, बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे लंबी सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? तो मंकी हिल से खंडाला तक, जम्मू से कश्मीर तक, खंडाला से पुणे तक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, आप मुझे सही आंसर बताइए। रजत कमांडो बता रहे हैं बी, पंकज, रोहित, पंकज साहब, बिल्कुल इसका जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल इसका सही आंसर है। यह अभी भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.9 किलोमीटर कुछ लंबी है। इसमें लाइट सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है और अन्य हवाओं का सिस्टम भी लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लाइट सिस्टम भी लगा हुआ है, हवाओं के लिए भी यहाँ सिस्टम लगा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, ये बोनस लाइन संबंधित है। कबड्डी, जूडो, रग्बी या खो खो? तो खो खो में बताना चाहूंगा यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं और जूडो में 1 होता है। बिल्कुल, ये जो कमांडो बता रहे हैं कबड्डी, वो बिल्कुल सही है। बोनस लाइन का जो रूल होता है वो कबड्डी में होता है। तो कबड्डी प्रेमियों को बता दूं कि बांग्लादेश इसका राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला
महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया? आईसीसी के लिए 2018 में किसे चुना गया था? तो पुरुष में बता देता हूं, विराट कोहली जी को चुना गया था। और महिला में आप मुझे बताएं, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, पूजा राठौर या स्मृति मंथना? जी हाँ, यही वो महिला है जिन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया। आईसीसी 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसका जो सही आंसर है स्मृति मंथना है। जी हाँ कमांडो, बिल्कुल। आज के जो अपना सेशन रहा था वो 25 क्वेश्चन के साथ रहा था, और इन क्वेश्चनों को आप फोकस कीजिए, पढ़िए, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बार बार बताया गया है और एक ही चीज बताई गई है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब जहां ये बात इसलिए बोली जाती है कि जहां आसपास वाले जब आपकी मेहनत पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने का मौका नहीं देना है, इसलिए मेहनत शांति से की जाए और सफलता अपनी शोर मचा दे। क्योंकि वही लोग जो आपकी मतलब आप जब फेल हो रहे थे या आप दुख में ना रहते तब वह खुश हो रहे थे, तो आपकी मेहनत वही लोग आपकी मेहनत पर वही लोग शोर मचाए। तो जय हिंद कमांडो, मिलता हूं कल वाले सेशन में।